थे तो 20 साल 15 साल से जो बेड़ा गर्क किए हुए हैं, अभी तो कुछ नहीं, अब तो उनको मैदान से खुद हटना पड़ा भाग करके। ऐसी स्थिति मैं तो कहता हूँ कि सशक्त प्रतिपक्ष हो, सबसे अच्छी बात है। और ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं। जयराम रमेश के कहने से या फिर जयराम रमेश जी के पीसी करने से 295 कोट कर दिया और खर्चा नहीं करवा दिया इतना। देखिए वहां पे इतना बड़ा टेंट, इतने बड़े हलवाई और इतना बड़ा बात कर रहे हैं, कितने लोकतंत्र के कितने शानदार तस्वीर देख रहे हैं हम लोग। सब पक्षों को उम्मीद होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि इस देश को बड़ा एक मजबूत विपक्ष मिलने वाला है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का काम बहुत अच्छा करती है। अच्छा नहीं, ठीक है, एक सेकंड मैं कह रहा हूँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए और बीजेपी ये काम बहुत अच्छा करेगी। अच्छा ठीक है उनियाल जी, एक सेकंड। लेकिन लोग सर इस पर सवाल तो उठेगा ना, आपने कोट कर दिया और चले गए, मतलब हिट एंड रन जिसे कहते हैं, जहाँ पहले से भी करते हैं। कहाँ से कोट किया, कैसे कोट किया, क्या था आपके पास आंकड़ा? ममता आपके पास थी नहीं, सदर्न स्टेट्स में आप जो आपने कहा कि कर दिया। अब आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करेंगे या खड़गे जी आगे आ जाएंगे? सचिन जी, इससे भी ज़्यादा मैं तो मानता हूँ, चलिए आप दावा, आप आंकड़े आप कह देंगे, हमारी भी तो एजेंसियाँ बहुत हैं, उनके मैं नाम नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कांग्रेस के ही लोग, कुछ लोग पैसा कई वर्षों से ले रहे हैं, जो कहते हैं हमने सर्वे किया, घर में बैठ के कंप्यूटर से करते हैं, इसलिए मैं उसका विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं चांदनी जी से अभी चर्चा कर रहा था, जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर जो आरोप लगाया गया और इसी तरह से जनता को भ्रमित करना या डराना, देखो वो जीता तो तुम्हारा बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, कभी चुनाव नहीं होगा, ऐसी अफवाह फैला करके क्या इस पर क्रिमिनल केस नहीं बनता? मुझे आपत्ति इस पर है। दावे कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन लोगों को भयभीत करना, लोकतंत्र में दुनिया की इमेज ये खराब करना कि मशीन भी गड़बड़ है। दिग्विजय सिंह ने कल बोला, मैंने अभी हो सकता है उनकी पार्टी के राहुल गांधी यदि जीतेंगे तो क्या कहेंगे, मैनेज किया हुआ है मशीन। मेरा ये मानना है कि दिग्विजय सिंह जो इतने पुराने नेता हैं, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, कल शाम को उन्होंने हमारे संवाददाता से कहा कि देखिए ये तो जो है मशीन पर, यदि हम जीते तब मशीन ठीक है, यदि हम हारे तो मशीन खराब है। इससे बड़ा हास्यास्पद दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। विवान हमारे साथ इस वक्त अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए 300 पार का आंकड़ा पार कर रहा है और जो इंडिया गठबंधन है वो 178 सीटें लेता हुआ दिख रहा है, जबकि आदर्श के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये ओवरऑल जो शुरुआती रुझान है वो आपको बता रहे हैं। हमीरपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है, अनुराग ठाकुर इस वक्त आगे चल रहे हैं, सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही हैं, खजुराहो से वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं, जबकि भोपाल से आलोक शर्मा के आगे चलने की खबरें हैं। और काराकाट की बात करें तो पवन सिंह फिर से आगे हो गए हैं। हालांकि टैली जब चेंज हुई थी तब हमने देखा था काराकाट से पवन सिंह पीछे हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो आगे हो गए हैं। विदिशा से शिवराज सिंह भी आगे चल रहे हैं। विवान हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। विवान, शुरुआती रुझानों पर आपका रिएक्शन क्या है? पहली टिप्पणी। लाखों लोगों की मेहनत का नतीजा है, तो हम सब एक्साइटेड हैं, हम सब वेट कर रहे हैं नतीजों का, और हम श्योर हैं कि हमने बहुत पॉजिटिव चुनाव लड़ा है। पूरे इंडिया अलायंस ने बहुत पॉजिटिव चुनाव लड़ा है। हम मुद्दों से टिके रहे, चाहे बीजेपी ने कितनी कोशिश करी कि मुद्दों से हटाया जाए, लेकिन हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है और मुद्दों को जनता तक पहुंचाया है। जनता से हमें बहुत उम्दा रिजल्ट मिला है ऑन ग्राउंड। हमें जो फीडबैक मिला है, हमारे जो सर्वेज हैं और हमारे जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि हम बहुत शानदार कर रहे हैं। और अभी आप देखिए रुझान शुरू हो रहे हैं आने, आप इंतज़ार करिए, बहुत शानदार रुझान आएंगे। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चुनाव में आई है। नंबर 1 कि बीजेपी ने 10 साल के कामों पर कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं था इनके पास बताने के लिए। और दूसरी तरफ हमने जो वो पूरा मुद्दा कार में थे, उसके पास कोई बात नहीं थी बताने के लिए। और दूसरी तरफ ऐसा विपक्ष जिसने प्रोग्रेसिव इंडिया के लिए वोट मांगा है, जिसने फ्यूचर के लिए वोट मांगा है, तो जनता का चुनना। और हम पूरी उम्मीद है, हम पूरे श्योर हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन दिल्ली के लिए जो शुरुआती रुझानों में खबर आ रही है वो दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आप लोगों ने भी पूरा दमखम लगाया, जेल के बदले वोट का भी नारा दिया, तमाम कैंपेन चलाए गए। इन रुझानों से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की 0 सीट आने वाली है। ये हमारे क्रेडिबल, हमारा अपना सर्वे जो है वो बताता है बीजेपी 0 होने वाली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी के बेटे, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इन्होंने बिना किसी वजह के जेल में रखा हुआ है। तो इस वजह से जब इन्होंने जेल में डाल दिया था तभी बीजेपी फाइट से बाहर हो गई थी। हम दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जीतने वाले हैं।
ठीक है, अहमद अयाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। अहमद अयाज साहब, ये जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं बैलेट पेपर की, क्योंकि काउंटिंग चल रही है, हालांकि ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा पूरी तस्वीर उसके बाद साफ हो पाएगी, लेकिन 2 घंटे का भी इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो शुरुआती रुझान है, क्या संकेत दे रहे हैं? क्योंकि एनडीए 400 पार का नारा दे रहा था और 300 पार इसमें दिखाई दे रही है तस्वीर। इससे पहले एक दो चीजें जरूरी है, वो ये कि इस इलेक्शन में जो देखने को मिली एक इसको एक वन साइडेड इलेक्शन नहीं लग रहा है, और दूसरा ये कि इलेक्शन का कॉन्टेस्ट काफी रहा, लेकिन कोई ऐसा कोई घटना या वाक़ा पेश नहीं आया। ये इसमें एक सबसे बड़ी बात रही। जहाँ तक रुझान का ताल्लुक है, जैसे पहले भी मुख्तलिफ एग्जिट पोल से आया है, उसके साथ कहीं कुछ टैली करता है, कहीं कुछ टैली नहीं कर रहा है, लेकिन जो आज के जो रुझान का जो मामला है वो ये दिख रहा है कि एनडीए 300 के आसपास आने की इम्कानात है, मे बी 10-20 ऊपर नीचे, और इसी तरीके से जो इंडिया ब्लॉक है वो कहीं 200 के आसपास आने का जो मेरा मानना है रुझान के हिसाब से ऐसा लग रहा है। और लेकिन एक चीज़ है कि कॉन्टेस्ट बहुत रहेगा और बहुत कम मार्जिन रहेगा, ऐसा दिखने में लग रहा है। अहमद साहब, लेकिन एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर चुनाव जीत जाते हैं, पक्ष में नतीजे आते हैं, जो इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इसके उलट नतीजे आते हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो फिर गड़बड़ होगी, शरारत हो गई ईवीएम के साथ। देखिए, नतीजे क्या भी आएंगे, इलेक्शन जो है वो दोनों सूरतों में कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है, दोनों सूरतों में। ये नहीं कि एक पार्टी को हुकूमत में आएगी, एक पावर में आएगी तो वो माना जाएगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है या डेमोक्रेसी की जीत है, और दूसरा पार्टी, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी आ जाए वो तो जमहूरियत का, बिकॉज बेसिकली जो इलेक्शन है वो तो दैट्स आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी ओनली। सो ये नहीं माना जा सकता है। अलबत्ता ये है कि जो बीजेपी का जो दावा है कि अगर हमारे को 400 के पार आता है तो फिर हमारे को उन्होंने इस चीज़ का संकेत दिया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। हो सकता है अगर वो नहीं हुआ, अगर उनकी मेजॉरिटी वैसे जो इम्कान है नहीं होगा, मेजॉरिटी इतनी नहीं आएगी, इतने नंबर्स नहीं आएंगे, तो वेल अपोजिशन का ये कहना कि अगर ऐसा नंबर आता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। बीजेपी में डबल लफ्जों में उन्होंने संकेत दिया है और ऐसे इम्कानात है। तो लेकिन लग रहा है कि उस लेवल पर नहीं जाएगा, नंबर्स ऐसे नहीं दिख रहा है, और रुझान भी ऐसा ही कह रहा है, क्योंकि कॉन्टेस्ट आप देख रहे हो कि कॉन्टेस्ट साथ में है। कहीं जहाँ बीजेपी का आदमी का कैंडिडेट जीत रहा है तो वहाँ कहीं समाजवादी का भी जीत रहा है, कहीं वहाँ मनीष तिवारी भी कहीं लीड कर रहा है। तो आई मीन ये ऑलमोस्ट मिक्सड है। मे बी देयर विल बी वेरिएशन ऑफ से 180 और 120, ऐसा कुछ वेरिएशन लगेगा, लेकिन आएगा जो मानना है वो एनडीए वापस पावर में आ जाए। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना, आपको लगता है कि ये ठीक तरीका है? क्योंकि एक तरफ ये भी लगातार कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इस तरह की गड़बड़ी होती है, कार्यकर्ता तैयार रहे, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये जनता की विवेक पर सवाल उठाने जैसा नहीं है? देखिए, आप बाहर से जो पॉलिटिकल पार्टी, आप अपने मैनिफेस्टो में, आप अपने प्रोपेगेंडा में, आप अपने कैंपेन में वोटर्स को रुझान करने के लिए, उनको चेंज अपनी तरफ रागिब करने के लिए कुछ भी कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो भी पार्टी जीतती है, जो भी पावर में आता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही जीत है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर बीजेपी पावर में आए है काउंटिंग के काम को, मतगणना का वक्त 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है और लगातार जो रुझान है वो सामने आते जा रहे हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे हैं, नागपुर से नितिन गडकरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, सीवान से निर्दलीय हिना साहब आगे हैं, जबकि नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज पीछे चल रही है। ये वो अपडेट्स हैं जो इस 1 घंटे की काउंटिंग के दौरान, 1 घंटे की मतगणना के दौरान सामने आए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 520 आउट ऑफ 543 520 सीटों के रुझान इस शुरुआती 1 घंटे में सामने आए हैं और इन रुझानों में जो बहुमत है
वो एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एग्जिट पोल इंडिया न्यूज ने आपको बताया था, ये रुझान उसके आसपास अब पहुंच चुके हैं, जबकि इंडिया गठबंधन 175 सीटों पर अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अगर हम 1 घंटे की इस काउंटिंग को देखें, रुझानों को देखें, तो यहां पर एनडीए ने बढ़त बना ली है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सामने आ रही है, और इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इलेक्शन सेंटर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह बता रही है कि दिल्ली की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जौनपुर से बीजेपी के कृपा शंकर सिंह पीछे चल रहे हैं, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे हैं, इसके अलावा छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट थी एकमात्र जो लास्ट इलेक्शन में यानी कि 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर जानी है, लगातार जो काउंटिंग है वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे हर राउंड की काउंटिंग हो रही है वैसे वैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं और कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा थे, बड़े अंतर से जीत को लेकर। फरीदकोट से हंस पीछे चल रहे हैं, मेरठ से अरुण गोविल भी पीछे चल रहे हैं जो अभी तक के आंकड़े हैं, और नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज पीछे हैं। तो बीजेपी के लिए ये टेंशन वाली खबर है। मेरठ से साथ ही साथ नई दिल्ली से, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के आगे चलने की खबर है। लगातार जो बड़ी खबर है वो काउंटिंग को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल पीछे, मेरठ से समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा आगे चल रही हैं। मेरठ से अरुण गोविल करीब 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अरुण गोविल रामायण के राम के नाम से जाने जाते हैं। अरुण गोविल जो कि मेरठ से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर उतरे, लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन 6000 बहुत बड़ा अंतर होता है। हालांकि हो सकता है आगे आगे जैसे ही और ईवीएम खुले ये अंतर थोड़ा कम हो जाए या फिर अरुण गोविल आगे हो जाए, क्योंकि सुबह का वक्त है। अभी 9 बजकर करीब 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ से बीजेपी के लिए अभी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा आगे चल रही हैं। ठीक है, अभी आशीष मेरे सहयोगी हैं इस वक्त न्यूज रूम से, उनके पास मैं चल रहा हूं। अरुण गोविल के पीछे चलने का कारण तो मैं अभी जानूंगा अपने एक्सपर्ट से, लेकिन आशीष इस वक्त न्यूज रूम से हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेटा। आशीष, क्या है आपके पास? क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, बहुत सारे रुझान सामने आ रहे हैं, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। आपके पास क्या जानकारी? इलेक्शन सेंटर पर आप मौजूद हैं। देखिए, मेरे पास एकदम एक्चुअल फैक्ट डाटा है जो इलेक्शन कमीशन की साइट है। तमाम हम रुझान चला रहे हैं, 1 घंटे से चला रहे हैं, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल डाटा है, यानी कि 172 सीटें जिन पर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल साफ साफ ये बता दिया है कौन आगे है 543 में से। आपको बता दूं कि 172 में से 1 सीट तो बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और 91 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि टोटल 92 हुई है सीटें उनके पास। रुझानों में अभी जितना डाटा काउंटिंग हो रही है उसके हिसाब से है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो 33 सीटों पर आगे चल रही है। यह रियल टाइम डाटा है इलेक्शन कमीशन की साइट्स का। समाजवादी पार्टी जो यूपी में है और लगातार फाइट दे रही है बीजेपी और एनडीए को, वो 15 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये तमाम वो डाटा है जो हमारे सामने है, इलेक्शन कमीशन की साइट्स का डाटा है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं लगातार। अब एक और नया डाटा रिफ्रेश करने पर आ रहा है कि 1 सीट पर बीजेपी जीत चुकी है और 110 सीटों पर वो आगे है, यानी कि टोटल 111 हो गई। और कांग्रेस जो है 42 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 19 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी इस समय मौजूदा समय में यूपी में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, वो 6 सीटों पर आगे है। शिवसेना एसएच वो 5 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी की 1 सीट कम हुई है, रुझानों में थोड़ा पीछे चल रही है, वो 5 सीटों पर अब आ गई है। तमाम वो पार्टियां हैं जो लगातार आगे चल रही है। ये रियल टाइम डाटा है, इलेक्शन कमीशन की साइट्स का ओरिजिनल डाटा है, जिसमें बीजेपी जो है 111 सीटों पर आगे फिलहाल चलती दिखाई दे रही है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। इलेक्शन कमीशन का डेटा है जिसमें अभी 172 सीटों के आसपास जो डेटा है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें 111 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मेरे साथ अरविंद मोहन जी हैं। अरविंद मोहन जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। अरविंद जी प्लीज। मैं एक छोटी जानकारी ये देना चाहता हूँ। हाँ, बिहार के 3 निर्दलीय चर्चित थे, हाँ। पप्पू यादव, हिना साहब और पवन सिंह, हाँ। और तीनों आगे चल रहे हैं। रहे हैं। और ये कमेंट मेरे ख्याल स्थापित पार्टियों पे, दोनों खेमों पे है कि इनके रिबेल इनको पीछे छोड़ रहे हैं। और उस बिहारी समाज में जहां
पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा है। ये बहुत बड़ा मैसेज हाँ। है। लेकिन जो मेरठ से अभी का अपडेट सामने आ रहा है, अरुण गोविल के पीछे चलने को लेकर जो जानकारी है, राहुल लाल जी, ऐसा तो उम्मीद नहीं लग रही थी। हालांकि इनिशियल स्टेज है, अभी जल्दी कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। इनिशियल स्टेज है, ये बात तो सही है। 6000 वोटों का अंतर भी बड़ा नहीं है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। लेकिन मेरठ में मैंने पहले भी कहा कि पहले देखिए समाजवादी पार्टी ने एडवोकेट भानु प्रताप को दिया, फिर अतुल प्रधान को दिया, लेकिन जिसको मीडिया में काफ़ी आलोचना की जा रही थी कि वो बहुत आखिरी समय पे टिकट बराबर समाजवादी पार्टी बदल रही है, उन्होंने सीधे सीधे महसूस किया। मेरठ को हम लोग को देखना पड़ेगा, वहाँ पे करीबन जो है कि मुस्लिमों की संख्या 6 लाख है और हाजी याकूब कुरैशी पिछले बार जो है कि वो कुछ हजार वोटों से हारे थे, लेकिन तब कहा जा रहा था कि दलित। राहुल भाई, 1 मिनट रोकना चाह रहा हूं आपको। एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, क्योंकि अब लगातार चीजें बदलती जा रही हैं तो मुझे बार बार रोकते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रेकिंग्स बहुत सारी आएंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग ये है कि मैनपुरी से डिंपल यादव पीछे चल रही हैं। ये वो सीट है जो कि मुलायम सिंह की लेगेसी को कैरी कर रही है। इस सीट पर डिंपल यादव, यहां से वो उपचुनाव जीती थी, लेकिन फिलहाल पीछे चल रही हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, ये बड़े बड़े नाम हैं, आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े नाम इस रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। और जैसा कि अरविंद जी भी कह रहे थे कि निर्दलीय अब बिहार में अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं, बड़े नाम पीछे चल रहे हैं। डिंपल यादव पीछे चल रही हैं, मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। बल्कि अपडेट ये भी है कि दिल्ली की 3 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स पीछे चल रहे हैं। दिल्ली की 3 सीटों